Hello everyone, my name is Ishant Tripathi and I welcome you to ePedagogue. We were doing class 8th geography and we were on chapter 5. We have already completed its 2 parts. अब हम लोगों को आज थर्ड पार्ट करना है. 2 पार्ट्स में हमने पहले पार्ट में ये समझा कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को. पार्ट 2 के अंदर हमने बेसिकली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में समझा और हमने देखा एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कंपैरिजन इंडिया और यूएस के बीच में. आज हम जो करने जा रहे हैं वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कौन कौन सी मेजर लोकेशंस हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं, कौन कौन से मैन मेड फाइबर्स हैं या सिंथेटिक फाइबर्स हैं. इन सबको हम पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कंपैरिजन किया था इंडिया और यूएस का, हम यहाँ पर भी कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इंडिया और जापान को. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द चैप्टर. ये है हमारा पार्ट 3 चैप्टर 5. तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ इंडस्ट्रीज बहुत पुरानी इंडस्ट्री है और उनमें से ही 2 इंडस्ट्रीज आती हैं, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और दूसरी है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत पुरानी इंडस्ट्री है. चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है. वीविंग क्लॉथ. अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हर इंडस्ट्री में क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रोसेस की जाती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं एंड देन वी गेट अ आउटपुट, राइट. सिमिलरली यहां पर भी आपने जो शर्ट पहन रखी है, ट्राउजर पहन रखी है, या जो मैंने शर्ट पहन रखी है, ट्राउजर पहन रखी है, वी डोंट गेट देम एज दे आर ऑन एनी प्लांट. किसी प्लांट पे ये शर्ट पैंट लटके हुए आपने नहीं देखा होगा. ये होता यह है कि हमारे पास एक रॉ मटेरियल आता है जो कि होता है फाइबर के फॉर्म में, जैसे कि कॉटन. उसके बाद हम उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस करते हैं जैसे कि वीविंग, फिर उसके बाद स्पिनिंग, उसके स्पिनिंग पहले करते हैं, फिर वीविंग करते हैं, फिर स्टिचिंग करते हैं, डाइंग करते हैं और उसके बाद हमारे को पहले फाइबर होता है, उससे हमें यार्न मिलता है, उसके बाद फैब्रिक मिलता है और फैब्रिक के बाद हमारे को फाइनली एक फुल जो कपड़ा होता है वो मिलता है, राइट. सो उसको देखते हैं क्या है ये. तो क्या बोल रहे हैं, वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न. यार्न मतलब क्या होता है, यार्न मतलब ये होता है कि जहां पर आपने क्या किया, एक रॉ फाइबर था, उसके अंदर आपने स्पिनिंग करी और आपने एक लंबा सा धागा बना लिया, उसी को हम यार्न बोलते हैं. जो लोग पहले आप लोगों के टाइम में, मतलब आप लोग में बहुत सारे लोग होंगे जिनकी मदर्स जो हैं वो ऐसे करके वो करती है, राइट. तो वो क्या करती हैं, वो सबसे पहले उनके पास जो आता है वो आता है यार्न. वो प्रोडक्ट मार्केट से खरीदती हैं यार्न, वूल जैसे होता है ना, ऐसे करके रहता है, फिर उसके बाद वो उसको करती है, निटिंग करती हैं. तो वैसी चीजें ये बता रहे हैं. तो ये बोल रहे हैं सबसे पहले जो चीज होता है वो फाइबर मिलता है, फाइबर को स्पिनिंग और वीविंग करके एक यार्न बनता है, ठीक है. तो क्या बोल रहा है, वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशिएंट आर्ट. ये एक बहुत पुरानी आर्ट है जिसमें कि हम फाइबर से यार्न बनाते हैं. इसमें क्या क्या किस किस चीज के यार्न बन सकते हैं भाई, जो भी नेचुरल फाइबर है उसका यार्न तो बनेगा ही, जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ. ये सारी चीजों को यूज किया जाता है कपड़ों को बनाने में. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन देम. फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कहने का मतलब ये है, रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं, कच्चा माल. जो कच्चा माल आप इस्तेमाल करते हैं एज एन इनपुट उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या होगा, रॉ मटेरियल ऑफकोर्स फाइबर होगा. उस फाइबर को फिर हम प्रोसेसेस करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा स्पिनिंग, वीविंग, स्टिचिंग, निटिंग, डाइंग, ये सब चाहे ये प्रोसेस है जिसके बाद हर स्टेज में एक वैल्यू ऐड होगी और फाइनली आपके सामने बन के गारमेंट तैयार होगा जो मैंने और आपने पहन रखा है. सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. अब देखो रॉ मटेरियल के बेसिस पे करेंगे. फाइबर जो है वो रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के. फाइबर कौन से, ये सारे फाइबर है, कॉटन, वूल, ये सारे फाइबर्स होते हैं. फिर क्या बोल रहे हैं, फाइबर कैन बी नेचुरल और मैन मेड. ये जो फाइबर है जो सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है, ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है. नेचुरल में कैसा है, जैसे कि कॉटन हो सकता है, सिल्क हो सकता है, वूल हो सकता है, राइट. ये सारी चीजें क्या है, ये नेचुरल फाइबर्स हैं. और मैन मेड यानी सिंथेटिक, सिंथेटिक कह लो या मैन मेड कह लो, बात एक ही है. तो पॉली एक्राइलिक, नायलॉन, रेयॉन है, ये सारी चीज क्या है, ये सिंथेटिक है, ठीक है. और ये यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप प्लीज इसको ध्यान से रखिएगा कि कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं और कौन से सिंथेटिक फाइबर्स हैं. सो इसको अंडरलाइन करिए अपने बुक में. नेचुरल फाइबर्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं किससे, वूल से, सिल्क से, कॉटन से, लिनन से, जूट से. ये सारी चीजें क्या है, ये नेचुरल फाइबर्स है. और सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, आपको पता है, मैंने बताया वूल क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है. सिल्क क्या है, सिल्क फॉर्म से मिलता है.
कॉटन क्या है? ये तो पौधे होते हैं इसके, जो हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा था जब पढ़ा था। जूट क्या है? ये गोल्डन फाइबर है जो मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर चैप्टर में। अब कुछ मैनमेड या सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, रेयॉन, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स है, यानी ये इंसान क्रिएट करता है एज अ रॉ मटेरियल। इनको भी उन्हीं प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है जो कि बाकी फाइबर्स को होकर गुजरना पड़ता है इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर नहीं होती तो कपड़े लोग क्या पहनते हैं, राइट? कपड़े तो बहुत पहले से पहने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या, ये इंडस्ट्री तो बहुत पहले की है। बस फर्क कहां आ रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पहले क्या होता था, हाथ से चीजें बुनी जाती थी, हाथ से काम होता था। अब हाथ से काम होता था इसलिए उसके ज्यादा मतलब टाइम भी उसमें बहुत ज्यादा लगता था, प्लस उसमें मेहनत ज्यादा है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी ज्यादा हुआ करती थी। फिर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूके और बाकी के यूरोप में 18th सेंचुरी में। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होता है, ये जो हैंडलूम है, ये जो हाथ से लूम चलता है, वो रिप्लेस कर दिया जाता है पावर लूम से, यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो चलने वाले लूम्स हैं। इससे वजह से क्या होता है, इसमें मेहनत कम लगती है और बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी परफेक्शन भी ज्यादा होती है और टाइम भी कम लगता है और इसलिए पैसे भी कम लगते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मार्केट के अंदर आपके सामने दो चीजें आके तैयार हो चुकी हैं, एक जो हाथ से बना है और एक जो कि मशीन से बना है, यानी पावर लूम से बना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब पावर लूम ने अपनी जगह पकड़ ली तो जाहिर सी बात है जो पावर लूम से कपड़े मिल के आ रहे थे वो ज्यादा परफेक्ट भी थे, कम कॉस्ट पे भी थे, बेहतर क्वालिटी के भी थे। और उसके कंपैरिजन, उसके कंपटीशन में क्या हो रहा था, हैंडलूम से बनी हुई चीजें थोड़ी क्वालिटी में उससे कम भी थी, कमजोर भी थी, क्योंकि वहां इंसान का काम कर रहे हैं, वहां पे मशीन जैसा काम नहीं हो रहा, टाइम भी ज्यादा लग रहा था और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा थी। लास्ट में कंज्यूमर क्या देखता है, कंज्यूमर देखता है कि भाई क्वालिटी भी अच्छी है और दाम भी कम है, तो डेफिनेटली वो किसको चूज करेगा, पावर लूम से बनी हुई चीजों को करेगा। इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं यूरोप और यूके में, राइट? इससे एक और चीज निकलती है, बट फिर वो एक चेन बन जाएगी, उसको उसके अंदर घुसेंगे तो आपको बस इतना समझना है कि उस समय इंडिया में किसका राज चल रहा था, ब्रिटिश का राज चल रहा था। और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। इंडिया से रॉ मटेरियल वो एक्सपोर्ट करवाते थे और वहां से फिनिश्ड गुड्स करवा के वो इंडिया में बेचते थे। रॉ मटेरियल सस्ता होता था और फिनिश्ड गुड्स जाहिर सी बात है ज्यादा महंगा होता था। अब क्या होता था कि उन्होंने सस्ता सामान यहां से बिकवा दिया और महंगा सामान वापस खरीदवा दिया, और इंडिया में जो हैंडलूम से बनी हुई चीजें थी वो महंगी थी, और साथ में जो सामने आ रही थी चीज वो क्या थी, वो सस्ती भी थी और अच्छी क्वालिटी की भी थी। जो आम हिंदुस्तानी या बाकी के लोग थे उनकी प्रेफरेंस क्या थी, जो कि नॉर्मल किसी भी दिमागदार इंसान की होगी, सस्ते में अच्छा मिल रहा है तो हम सस्ता क्यों नहीं ले। इसकी वजह से हैंडलूम इंडस्ट्री धीरे धीरे करके बर्बाद होती गई। यह है पूरी कहानी छोटे से फॉर्म में। मैं यहां पर आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये इंडिया में भी इसकी पहली फैक्ट्री बनी। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले ये बनी कहां पर, मुंबई में। देखो, फर्स्ट सक्सेसफुल की बात करेंगे तो हाँ, ये जरूर मुंबई में होगा, बट अगर सबसे पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये चेन्नई में था। फोर्ट ग्लोस्टर पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुली थी। हालांकि ये जो चेन्नई वाली थी, मद्रास जहां पे उस समय कहते थे, तो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा लंबा चली नहीं, इसलिए हम इसको बोलते नहीं कि फर्स्ट सक्सेसफुल तो नहीं है मगर फर्स्ट जरूर है। और मुंबई वाली क्या है, जो समय बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे में ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुली, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हुआ, ये पहली सक्सेसफुल थी। और उसके बाद दूसरी सक्सेसफुल कहां खुली, अहमदाबाद यानी गुजरात में खुली। सवाल ये होता है हर इंडस्ट्री में, जैसे हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल लोकेशन होती है, राइट, कि इंडस्ट्रियल लोकेशन कुछ फैक्टर्स को देख के डिसाइड की जाती है। ऐसे ही जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या स्पेसिफिकली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि वहां पर चाहिए होता है रॉ मटेरियल का सप्लाई, जो कि आपको पता है कि कॉटन ब्लैक सॉइल पे उगता है और ब्लैक सॉइल गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में काफी प्लेंटीफुल है। एक तो ये हो गया जिसकी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र में इनिशियली बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खुली, पहला रीजन। दूसरा, गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत सारे चीप लेबर भी अवेलेबल थे, ये बन गया दूसरा रीजन। तीसरा रीजन कि यहां पे मार्केट भी अवेलेबल था, ये बन गया तीसरा रीजन। चौथा रीजन क्या हुआ, यहां पे नमी थी,
ह्यूमिडिटी थी, और ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स नॉट ओनली फॉर कॉटन टू ग्रो बट ऑल्सो फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये सारी कंडीशंस मिलके मुंबई, महाराष्ट्र या फिर गुजरात के एरिया को बिल्कुल अप्रोप्रिएट बना रही थी इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। देखते हैं आगे क्या हुआ। The cotton textile industry is one of the oldest industries in the world. Till the industrial revolution in the 18th century, cotton cloth जो है बनाए जाते थे हाथ के स्पिनिंग से। आपने देखा होगा गांधी जी चरखा चलाते रहते थे स्पिनिंग से, उससे वो क्या बनाते थे, कॉटन का जो फाइबर था उससे यान बनाते थे। क्या होता था उससे? स्पिनिंग टेक्निक्स, जो व्हील के माध्यम से होता था, लूम्स के माध्यम से। इसको बोलते थे, हाथ से चलाने वाले लूम्स को हैंड लूम्स कहते थे। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, पावर लूम्स ने फैसिलिटेट कर दिया डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बहुत बड़े स्तर में इंडस्ट्रीज में चेंज आया, और वो हुआ था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वजह से अब मशीन्स आ गई थी और वो काम मशीन्स करने लगी थी जब तक हाथ करते थे, जिसकी वजह से ज्यादा परफेक्शन और कम टाइम में ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी। अब क्या हुआ, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां आता है, पहले ब्रिटेन में आता है और उसके बाद यूरोप के बाकी या दुनिया के दूसरे पार्ट्स में आता है। आज इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए जो है इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल के। मैं चाहता हूं कि इन चारों देशों को आप अच्छे तरीके से देखें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से जो 3 देश हैं वो एशिया के हैं, इंडिया, चाइना और जापान, और एक है यूएसए। तो यहां पे ये सारी चीजें आ जाती हैं। मैं चाहता हूं ये वर्ड ओरिजिन भी आप देख लें कि टेक्सटाइल वर्ड का जो ओरिजिन है वो किससे हो रहा है, लैटिन वर्ड से हो रहा है, राइट, जिसको बोलते हैं टेक्सरे, और ये इसका मतलब होता है वीव करना। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो कि टेक्सटाइल रीजन्स के हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हो इंडिया, जापान, चाइना, ये सारे इंडिया मतलब एशिया में हैं। इसके अलावा यूएसए में भी आपको ये सारे देखने को मिल सकते हैं, बाकी जगह भी है बट कॉन्सेंट्रेटेड और काफी फेमस यहाँ के हैं। ओके फिर क्या होता है भाई, फिर ये होता है कि इंडिया का, अब ये बता रहे हैं कि इंडिया का एक ग्लोरियस ट्रेडिशन है, क्या चीज का, एक्सीलेंट क्वालिटी के कॉटन को प्रोड्यूस करने का। इससे ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया क्या करता था, हैंड स्पन, जो हैंड से स्पिनिंग की जाती है उसको हैंड स्पन कहते हैं। हैंड स्पन एंड हैंड विवन क्लोथ आर ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। तो उनका काफी वाइड मार्केट था क्योंकि इंडिया में इतने सारे लोग थे, राजा महाराजा हुआ करते थे और उनके पास उसमें पावर लूम्स नहीं होती थी ऑफकोर्स, सो दे हैड अ ह्यूज मार्केट। फिर क्या होता है, अब ये बता रहे कुछ स्पेशल चीजों के बारे में बताएंगे कि कहां की चीजें कौन कौन सी फेमस थी, कौन कौन से फाइबर कहां के फेमस थे। जैसे कि मुस्लिम्स ढाका कहां पर है, बांग्लादेश में। उस समय बांग्लादेश किसका पार्ट हुआ करता था, इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो ढाका का मुस्लिम, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू टू अंडरलाइन दीज लाइन्स आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। तो ढाका का मुस्लिम, चिंसिस ऑफ मसूलीपट्टनम, वेयर इज मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम इज आंध्र प्रदेश, राइट, आंध्र प्रदेश में है ये। कैलिकोज ऑफ कैलीकट, ये कैलीकट है, ये कैलकटा नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कैलीकट कहां पर है, डाउन साउथ केरला। उसके बाद क्या होता है, गोल्ड रॉट कॉटन, ये कहां का, गुजरात। बुरहानपुर और सूरत और वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी डिजाइन। सो ये बता रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो हमारा हैंड मेड जो चीजें हुआ करती थी उसका बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था। इनफैक्ट ये कुछ स्पेशल चीजों के बारे में बताया गया कि ये स्पेशल फाइबर कहां के किस चीज, जैसे हम बोलते हैं ना आज बनारस की साड़ियां बहुत फेमस है, बनारसी साड़ी है, वैसे ही ये फैब्रिक्स जो है अलग अलग जगह के होते थे। जैसे कि मुस्लिम्स ढाका का, राइट, गोल्ड रॉट जो है वो बुरहानपुर का, चिंसिस मसूलीपट्टनम का, ये सारी चीजें काफी ज्यादा फेमस हुआ करती थी। फिर क्या होता है, बट अब जो है प्रोडक्शन किसका, जो हैंड विवन कोट कॉटन टेक्सटाइल था वो एक्सपेंसिव भी था, टाइम कंज्यूमिंग भी था। ये मैंने आपको छोटी सी स्टोरी में अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो क्योंकि हाथ से बनाई हुई चीजें में टाइम भी लगता है और वो एक्सपेंसिव भी होंगी। भाई जिस चीज में जितनी मेहनत उस चीज का उतना ज्यादा कॉस्ट। अब क्या बोल रहा है, हेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट व्हिच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक्स थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। मैंने आपको बता दिया कि वही काम जो इंडिया में हम हाथ से कर रहे थे, जिसमें बहुत टाइम लग रहा था, कम प्रोडक्शन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से वहां यूरोप में वो मशीन्स कर रही थी, ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रही थी, ज्यादा परफेक्ट हो रहे थे और कम कॉस्ट भी लग रही थी, जिसके वजह से आपको अगर एज एन एंड कंज्यूमर ये बोला जाए कि हाथ से बने हुए प्रोडक्ट जो महंगे उनको लेना पसंद करोगे या फिर एकदम परफेक्ट तरीके से कम दाम में बेहतर क्वालिटी को लेना पसंद करोगे, ऑफ कोर्स आपका ऑप्शन बी ही आंसर रहेगा। और यही हुआ और इसके वजह से पूरी हैंडलूम इंडस्ट्री इंडिया की तबाह हो गई।
अब देखते हैं, अभी बता रहे हैं कि पहली सक्सेसफुल, यहां पे वर्ड देखिए क्या है, सक्सेसफुल वर्ड है, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं एंड इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन कि पहली सक्सेसफुल कहां पे टेक्सटाइल मिल बनी, मुंबई में बनी। बट अगर पहली टेक्सटाइल मिल बोलेंगे कहां पर खुली, तो वो फोर्ट ग्लॉस्टर चेन्नई में खुली, यानी मद्रास में खुली। क्या मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड मुंबई इन 1854। सो ये ईयर याद रखिएगा, 1854 में ये खुली। और सेकंड सक्सेसफुल कहां पे खुली, ये देखो, ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके वजह से ये बॉम्बे को चुना गया। वो है वार्म, गर्म क्लाइमेट, मॉइस्ट क्लाइमेट, पोर्शन फॉर, ये एक अच्छा पोर्ट भी था यहाँ पर, किस चीज के लिए, मशीनरीज को इंपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी थी क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में काफी ज्यादा ब्लैक सॉइल मिलती है, लेबर भी स्किल्ड थी। इस सब की वजह से बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन होता है इंडस्ट्री का इस बॉम्बे रीजन के अंदर। अब आप देखो कि क्या बोल रहे हैं, पहले ये बोलेंगे कि ये बात सही है कि बॉम्बे में खुली, बट इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसको हमें नोट करनी है। उसके बाद क्या हुआ, बॉम्बे के बाद क्या हुआ, इनिशियली ये इंडस्ट्री कहां पे फ्लोरिश करती है, महाराष्ट्र के स्टेट्स में जो उस समय बॉम्बे कहलाता था, और फिर गुजरात में, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस थी, ह्यूमिड क्लाइमेट था। बट आज के टाइम में ह्यूमिडिटी जो है, आज के टाइम में ये जो ह्यूमिडिटी जो पहले नेचुरली होती थी, अब ये ह्यूमिडिटी को हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। और इस यही रीजन है कि इसके वजह से ये जो ह्यूमिडिटी है उसके वजह से क्या हुआ, अगर हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं, लेबर हमारे को और भी जगह मिल सकती है, जिसके वजह से ये जो इंडस्ट्री है और भी जगह पर फैलने लगी इंडिया के आज अलग अलग हिस्सों में। फॉर एग्जाम्पल लुधियाना इन पंजाब, राइट, तो वहां पर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा फैली हुई है। अब ये क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली क्रिएट कैसे की जा सकती है। रॉ कॉटन इज प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। सो क्या है कि ये नॉट वेट लूजिंग वाला क्या कॉन्सेप्ट है भाई, देखो जब गन्ना यानी एक प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है, जब गन्ने को आप खेतों से काटते हो तो उसकी फैक्ट्री पास में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अगर आपकी फैक्ट्री बहुत दूर है तो धीरे धीरे गन्ने का सुक्रोज कंटेंट, मतलब मीठा जो मिठास प्रोवाइड करता है गन्ने को, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है टाइम के साथ। इसीलिए हम क्या करते हैं, फैक्ट्री पास में हो तो जल्दी से हम उसको डाल के अच्छी चीनी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, टाइम के साथ वो खराब हो सकता है। बट यहां पर ऐसा नहीं है, कॉटन जो है वो क्या है, वो समय के साथ वेट नहीं अपना लूज कर देगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और इसीलिए भले रॉ मटेरियल वहां पे अवेलेबल ना भी हो जहां पर ये अभी हो रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में रॉ मटेरियल मिलता है, बट अगर उसको पंजाब लेके जा रहे हैं तो पंजाब ले जाने में उसका कोई बहुत ज्यादा वेट लॉस नहीं हो जाएगा, इट विल नॉट बी लूजिंग इट्स क्वालिटी। तो क्या हो रहा है, वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। सो इस इंडस्ट्री को क्या किया, इस इंडस्ट्री ने बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी स्प्रेड हुआ। आगे क्या होता है, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स। आज के टाइम में क्योंकि हम आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी क्रिएट कर सकते हैं, और अब रॉ मटेरियल जो हमारा है, मतलब ये रॉ मटेरियल जो है इट इज नॉट समथिंग जो कि पेरिशेबल है, खराब हो जाएगा, इसलिए हमने इसको बाकी जगह पर भी अब स्प्रेड कर दिया है इस इंडस्ट्री को। नेक्स्ट, अब देखो क्या बोला, ये डू यू नो फैक्ट पढ़ो कि पहली टेक्सटाइल मिल कहां पे थी, फोर्ट ग्लॉस्टर में, जो कि कलकत्ता के, आई एम रियली सॉरी गाइस, आई सेड मेरे ख्याल से 2-3 बार मैंने आपको मैड्रास कह दिया, दिस इज माय मिस्टेक। ये फोर्ट ग्लॉस्टर कहां पर था, कोलकाता में था 1818 में, और ये बहुत ही जल्दी बंद हो गया था कुछ कारणों की वजह से। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट है कि पहली टेक्सटाइल मिल कहां खुली थी, तो वो फोर्ट ग्लॉस्टर पे खुली हुई थी। कहां पर, ये कलकत्ता में, नॉट इन मैड्रास, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अगर फर्स्ट सक्सेसफुल की बात करते हैं तो वो खुली थी इन मुंबई इन 1854। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक डू यू नो फैक्ट ये भी है कि इंडिया में जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है उसका जो 1/3 है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जो टोटल प्रोडक्शन का, उसे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, अब ये अहमदाबाद के बारे में बताएंगे कि अहमदाबाद को हम इंडिया का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अब सवाल उठता है, ये मैनचेस्टर क्या होता है। मैनचेस्टर एक जगह है यूके या फिर इंग्लैंड में, जहां पर ये मैनचेस्टर नाम की जगह है, विच इज वेरी फेमस फॉर इट्स क्लोथ, राइट। तो क्योंकि वहां का क्लोथ बहुत पूरी दुनिया में फेमस है, तो इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और इसलिए हम अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं। इट्स अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन ऑल्सो। सो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई भले बनारस का पान बहुत ज्यादा फेमस हो, पर अगर दिल्ली में कोई ऐसी जगह है जो कि पान के लिए काफी फेमस है, तो हम ये कहेंगे ये दिल्ली का बनारस है। लाइक इन दैट कंटेक्स्ट इंडिया का मैनचेस्टर क्या है, अहमदाबाद है। क्या होता है भाई, ये लोकेटेड है कहां पर, गुजरात में, किस नदी के बैंक पे, साबरमती नदी के बैंक पे।
पहली मिल कहां पर कब स्टैब्लिश होती है? 1861 में। अब आपको अच्छी तरीके से पता है बॉम्बे में पहली मिल बन चुकी थी 1854 में। उसके 7 साल बाद ये गुजरात में खुलती है। कहां, कब? 1861 में। उसके बाद क्या होता है, ये सून बहुत ही जल्दी बन जाती है सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। मुंबई के बाद दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल सिटी बन जाती है अहमदाबाद। फिर क्या होता है, अहमदाबाद जो है वाज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जिस मैंने आपसे कहा। यहां पर भी इंडस्ट्री क्यों लोकेट की गई होगी? डेफिनेटली वही सेम कारण, चीप लेबर की अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, ह्यूमिडिटी, पोर्ट, ये सारी चीजों की वजह से यहां पर ये चीजें एस्टैब्लिश की गई थी। फेवरेबल लोकेशन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे यहां पर डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। अब क्या होता है, अब जो है वो ये बोलते हैं कि अहमदाबाद जो है बहुत ही क्या क्या है उसके पास, वो बोल रहा है अहमदाबाद जो है बहुत ही ऐसी जगह सिचुएटेड था जहां पे कॉटन ग्रोइंग एरिया था। इसके अलावा इसकी वजह से बहुत ही आसानी से रॉ मटेरियल मिल रहा था। इसके अलावा क्लाइमेट भी आइडल था स्पिनिंग और वीविंग के लिए। फ्लैट टेरेन था, मतलब प्लेन एरिया था, और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड था। इसके वजह से यहां पर इंडस्ट्री या मिल्स लगाई जा सकती थी। उसके बाद क्या हुआ, ये जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है गुजरात और महाराष्ट्र के, ये क्या कर रहे थे, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर भी प्रोवाइड कर रहे थे। क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड है तो यहां पर बहुत ही आसानी से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर मिल जाएंगे, और वो भी बहुत ही कम कॉस्ट पे। देखो, पॉपुलेटेड एरियाज की सबसे बड़ी अच्छी चीज यही होती है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां पे काम करने वालों की, जो काम मांगने वाले लोगों की भी तादाद ज्यादा होती है, जिसके वजह से जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कम रेट पे ऑप्शंस को ढूंढ सकता है। जहां पर लोग कम है, जहां पॉपुलेशन कम होगी, वहां पर लोगों के नखरे होंगे कि भाई ठीक है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन कमी है, उनके पास जॉब की कमी नहीं है। जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर जॉब की कमी होती है, जिसकी वजह से लोग औने पौने दामों पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, फिर क्या हो रहा है, वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क वो परमिट करता था इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दस प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू द मार्केट। मुंबई पोर्ट नियर बाय फैसिलिटेड। मैंने आपको पहले बताया था ना कि मुंबई में तो एक पोर्ट है ही है, इसलिए सबसे पहला कहां पे बना ये इंडस्ट्री, मुंबई के अंदर, सक्सेसफुल। ऐसे फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता। फिर क्या ये बता रहा है, फिर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद ऑफ कोर्स इज नॉट अ कोस्टल सिटी, बट अहमदाबाद में वो सारी चीजें मिल रही थी जो कि इसके लिए जरूरत है, और साथ ही साथ एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी था जो कि अहमदाबाद से मुंबई तक पोर्ट में सामान, मतलब रेलवे से या रोड से, इन सारी चीजों से आराम से वो मुंबई तक ट्रांसपोर्ट कर सकते थे और मुंबई से फिर आगे फर्दर एक्सपोर्ट कर सकते थे। अब क्या हो रहा है, बट रिसेंट ईयर्स में क्या हो रहा है, रिसेंट ईयर्स में मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हुआ करती थी और बाकी चीजें की जो फैक्टर्स होते थे, अब मॉइस्चर जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है, और अहमदाबाद में जो इंडस्ट्रीज खुली वो ये फेस नहीं कर पाए कंपटीशन जो कि बाकी सेंटर्स खुले टेक्सटाइल के इंडिया के अंदर, जिसके वजह से धीरे धीरे करके अहमदाबाद में ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है थोड़ी डिक्लाइन भी हो गई। देखते हैं क्या बोल रहा है। पर अभी रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया कि अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स झेल रही हैं। बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो गई हैं, और अभी उसका कारण बताएंगे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बाकी सेंटर्स ऑफ द कंट्री में अपग्रेड हो रही है, या क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि मशीन और टेक्नोलॉजी वो हर जगह पहुंच रही है, और अहमदाबाद ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, या हम ये कह सकते हैं अहमदाबाद में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपने आप को, जो कंपटीशन चल रहा था मार्केट में उसके साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से आज उनको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। अब ये तो इंडिया की बात हुई जहां पर हमने दो एग्जांपल्स देखे, मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद के, और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से बाकी जगह भी खुल गया। अब हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में, और वो है जापान। मैंने आपको बताया था 4 एरियाज ऐसे हैं, यूएस, जापान, चाइना और इंडिया, जहां के कॉटन टेक्सटाइल काफी ज्यादा फेमस है। बट यह भी उतना ही सच है कि जापान में कोई भी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होती, और इसके बावजूद ओसाका जो कि एक शहर है जापान में, उसको हम कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान, क्योंकि वहां की भी जो टेक्सटाइल है वो काफी ज्यादा फेमस है, और वह इसलिए है क्योंकि उनकी मशीनरी, उनके स्किल्ड लेबर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करती हैं। वो क्या करती हैं, पूरी दुनिया से बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद उसी बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके पूरा इंटायर गारमेंट बना के एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से वो फायदे में भी रहते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल में कभी भी ज्यादा आपको दाम नहीं मिलेगा। हाँ, जब आप उसका फिनिश प्रोडक्ट बना दोगे, उसमें वैल्यू ऐड कर दोगे, तो वो बहुत ज्यादा आपको अमाउंट फेच करके देगा। वही बता रही है, इट इज एन इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान।
द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने इनको हेल्प किया। क्या किया गया? बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका, ये लैंड उसने अवेलेबल कराया इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। इसके अलावा वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट भी था वहां पर, जो कि उनके स्पिनिंग और वीविंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। बिल्कुल यही कंडीशंस रिक्वायर्ड होने के, यही कंडीशंस गुजरात और मुंबई में होने की वजह से भी वहां पर सेटअप हुई। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, जिसके वजह से स्पिनिंग और वीविंग आसान हो जाती है। रिवर, एक रिवर भी थी योडो, जिसने की सफिशिएंट वाटर सप्लाई किया मिल्स के लिए। दिस रिवर इज इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको याद रखिएगा। इसके अलावा लेबर जो है वो आसानी से अवेलेबल थी। लोकेशन, पोर्ट की लोकेशन भी थी पास में, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते थे और जो फिनिश्ड गुड्स है उसको हम क्या कर सकते थे? एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो ये एक्सपोर्ट भी की जा सकती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स, नाउ कम्स द पार्ट ऑफ जॉल्ट, जो कि आपको एक थोड़ा शॉक देगा। क्या देगा वो? कि ओसाका कंप्लीटली अपने रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर। मतलब वहां पर कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है, वहां पर जो है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे जो कि वहां पे हेल्प करते हैं इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, जैसे कि वहां का वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसे कि वहां पे प्लेन लैंड, पोर्ट की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज, स्किल्ड लेबर, ये सारी चीजें वहां पे सपोर्ट करती है। बट जो मेन चीज चाहिए रॉ मटेरियल, वो वहां पर होता नहीं है। और वो क्या करते हैं? उस रॉ मटेरियल को पूरी दुनिया से इंपोर्ट करवाते हैं। फिर क्या होता है? कॉटन को इंपोर्ट किया जाता है कहां से? आपको पता है पूरी दुनिया में 3-4 जगह का जो कॉटन है काफी ज्यादा फेमस है, जैसे इंडिया, चाइना, इजिप्ट और पाकिस्तान एंड यूएस। ये 5 देश ऐसे हैं जिनका कॉटन का जो रॉ मटेरियल है वो काफी ज्यादा फेमस है। तो देखते हैं, इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। पाकिस्तान का नाम नहीं है, बट पाकिस्तान का भी जो कॉटन है काफी ज्यादा फेमस है। द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज अ गुड मार्केट ड्यू टू द गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। लो प्राइस और गुड क्वालिटी की वजह से इनका जो ये जो पूरा गारमेंट का बिजनेस है ये काफी अच्छा चलता है। अब क्या होता है? Though it is one of the important textile cities in the country, of late the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel, machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipment and cement. देखो, कोई भी देश तरक्की तब करता है जब वो केवल एक इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। माना कि आपकी इंडस्ट्री काफी अच्छी चल रही है, पर बदलते हुए समय के साथ रिक्वायरमेंट्स भी बदलती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो है ही है, बट उसके साथ साथ आपको बाकी चीजें, बाकी इंडस्ट्रीज को भी सेटअप करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ आपकी इंडस्ट्रियल जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा उतना ज्यादा आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से इन लोगों ने बाकी इंडस्ट्रीज को भी सेटअप किया है, इन सारी इंडस्ट्रीज को, जैसे कि शिप बिल्डिंग, आयरन एंड स्टील, कार, ऑटोमोबाइल, ये सारी चीजें। ओके, इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म होता है। बस अब क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 8 भी खत्म होता है। बहुत जल्द हम लास्ट चैप्टर के साथ खत्म करके क्लास 8 की ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। आपको पता है आपको क्या करना है? कोई डाउट्स होंगे तो पुट डाउन देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।